हेलो बच्चों, दिस इज आफ्ताब सिद्दीकी और आज लेकर आए हैं अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं पावर इन एसी सोर्स और सेकेंड टर्म है चोक कॉइल। इसी से रिलेटेड चोक कॉइल है जिसको हम लोग समझ लेंगे। लेकिन पावर के बारे में आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़े थे तो वहाँ पे पावर सप्लाइड बाय बैटरी देखते थे या पावर कंज्यूम इन रेसिस्टर, तो उसी से रिलेटेड ये टर्म है। लेकिन यहाँ पे जो है सो कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है सो हम लोग जो पढ़ते हैं तो करंट और पोटेंशियल का टर्मिनल लगातार बदलते जाता है। तो उसकी वजह से हम लोग एक एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे, जो कि अगर देखा जाए तो ये जो हम लोग हाउस होल्ड सप्लाइड अगर देखते हैं तो ये एसी से सब कुछ चल रहा है। तो एसी के अंदर हम लोग जब भी कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पावर को ही लेकर के चलते हैं। तो पहले हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर को देखेंगे, उसके बाद आगे कैलकुलेट कर करके एवरेज पावर निकालेंगे। तो हेडिंग दीजिए पहले पावर इन एसी सोर्स। तो इससे पहले अगर आप इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे कि जब पावर का फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, पावर इक्वल टू V इंटू आई, ये आप पहले से जान चुके हैं। या पावर सप्लाइड बाय बैटरी, इसी को कहते थे। यहाँ पे P रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। लेकिन यहाँ बात अलग है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है और करंट है, यानी कि जो वोल्टेज और करंट है, दोनों चेंज करते रहता है। यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर इन एसी सोर्स V एंड I चेंजेस। यहाँ पे क्या होता है कि वोल्टेज भी चेंज करता है और करंट भी चेंज करता है। अगर मान लेते किसी इंस्टेंट पे पोटेंशियल जो है, लेट ये जनरली इंस्टेंटेनियस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी पोटेंशियल है। ये ऐसी वोल्टेज है या ऐसी पोटेंशियल सोर्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम करंट का अगर लिखना चाहेंगे तो करंट लिखने के लिए लिख सकते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिख देते हैं। जनरली आप यहाँ से जो है हम लोग लगभग 5 तरह के सर्किट पढ़ चुके हैं। पहले प्योरली रेसिस्टिव, इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव पढ़ चुके हैं, और दोनों का कम्बिनेशन आर और एल का कम्बिनेशन पढ़े थे और आर और सी का कम्बिनेशन देखते थे। उस समय देख रहे थे कि जो करंट और पोटेंशियल कभी कभी क्या होता है कि सेम फेज में होता है, कभी लेग करता है, कभी लीड्स करता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फाई का वैल्यू कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर जब ये करंट लीड करेगा तो फाई पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मान करके चलिए हम कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं, तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर क्या होता था कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल से करंट π/2 आगे चलता था फेज। क्योंकि जनरली जब इसका मैक्सिमम, अगर इसका मैक्सिमम हो जाता है जिस समय, उसका मिनिमम यहाँ पे, अगर इसका मिनिमम है तो उसका मैक्सिमम। तो इसी तरह से क्या होता है कि फेज में चेंजेज होता है। तो हम एक फेज मान लिए हैं कि फाई है। तो यहाँ से अब हम इंस्टेंटेनियस पावर लिखना चाहेंगे, तो P जो लिख रहे हैं इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस, जनरली ये किसी इंस्टेंट पे है, तो P इंस्टेंटेनियस लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं V इंटू आई। तो आप जानते हैं कि V का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई की जगह पे पुट कर देता I का वैल्यू, तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि इसका फेज जो है सो कुछ अलग है। तो लेकिन ये जो है सो जनरली इनका इस्तेमाल नहीं होता है। जनरली दिस इज़ नॉट यूजफुल, दिस इज़ नॉट यूजफुल, लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एवरेज पावर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, सो वी कैन कैलकुलेट एवरेज पावर, और यही एवरेज पावर जो होती है प्रैक्टिकल लैब में यूज होता है। तो एवरेज पावर को लिखने का हम लोग तरीका जो है सो कई बार देख चुके हैं कि अगर जैसे कि मान के चलिए P एवरेज लिखें, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि P एवरेज को लिखने के लिए इस तरह से हम लोग लगा सकते थे, घुमा के डंडा, ये भी P एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा अगर किसी भी टर्म का एवरेज निकालना हो। एक तरीका ये भी था। ये सब रिप्रेजेंट कर रहा, तीनों रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ पावर। ये तीनों जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये एवरेज
वैल्यू ऑफ पावर। अगर हमको यहाँ से पी एवरेज निकालना है तो देखिए जो पी एवरेज निकाल रहे हैं, चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, पी एवरेज इक्वल टू, और यहाँ पे जो पी का वैल्यू देख चुके हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहाँ से निकाल देते हैं। तो अब हमको कैलकुलेट करना है पी एवरेज, तो यहाँ से हम लोग इसको निकाल चुके हैं, तो अब इसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इनको अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। अब हम लोगों का मेन काम है पी एवरेज निकालने के लिए, तो पी एवरेज निकालने का काम कर रहे हैं, तो इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। कर लिए, चलिए इससे पहले भी आपको एवरेज निकालने का तरीका सिखाए थे। अगर कोई फंक्शन टी पे डिपेंड करता है, अगर कोई फंक्शन जब टी पे डिपेंड करता है तो उसका तरीका जो है सो निकाले थे कि अगर कोई पी एवरेज, जैसे कि इसका पी एवरेज निकालने का एक तरीका ये है कि पी एवरेज अगर हमको निकालना है, ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन है क्योंकि टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इसको इस तरह भी निकाल सकते हैं, पी इंटू डी टी डिवाइड बाय इंटू डी टी, ये तरीका है जनरली निकालने का। लेकिन हम लोग जब लेक्चर नंबर 1 अटेंड किए थे तो वहाँ पे आरएमएस वैल्यू जब कैलकुलेट किए तो आरएमएस वैल्यू के साथ साथ जो है सो एक एवरेज वैल्यू भी कैलकुलेट किए थे, क्योंकि पी एवरेज का क्या होता है कि जनरली ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एवरेज वैल्यू को, ये एवरेज निकालने का तरीका है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एवरेज जो है सो कुछ अलग तरीका लगाएंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए ये जनरली पी एवरेज जो होगा फुल साइकिल के लिए होगा, ये पी एवरेज जब निकाल रहे हैं हम लोग तो ये फुल साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, या इसी को कह सकते हैं कंप्लीट साइकिल कह सकते हैं, मतलब पूरे 1 टाइम पीरियड के निकाल रहे हैं 0 से लेकर के टी तक के लिए। तो अब यहाँ से ऊपर इसको लिखते हैं पी एवरेज को, तो पी एवरेज जो आने वाला है यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि वी नॉट और आई नॉट को एक साथ कर लेते हैं, वी नॉट आई नॉट और ये साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब इसको देख सकते हैं तो साइन ए प्लस बी, जनरली आप फॉर्मूला देखिए साइन ए प्लस बी, इसको कंसिडर कर सकते हैं ए और इसको बी, तो साइन ए प्लस बी होता है फॉर्मूला साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो उसी फॉर्मेट में हम इसको लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं, साइन ओमेगा टी इंटू कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाई, और इनका एवरेज। तो एवरेज के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इनका काम अब नहीं है, इसको मिटाने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम साइन को मल्टीप्लाई कर देते तो इसमें, तो यहाँ से आ जाएगा वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ये कोस फाई प्लस साइन ओमेगा टी यहाँ से और कोस ओमेगा टी यहाँ से आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी और ये साइन फाई, ये ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हटा करके, देख रहे हैं, इसको हटा करके हम लोग एक तरीका और देखे थे कि पी एवरेज निकालने के लिए जनरली पी एवरेज का ऐसे भी कर सकते हैं बार लगा करके। तो हम इनके इसके ऊपर टोटल के ऊपर ये बार लगा देते हैं। आप इसका मतलब समझ चुके हैं कि ये पी एवरेज निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पी एवरेज निकालने के लिए एक तरीका बताए थे आपको
जो जनरली अभी इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। तो सबको इंडिविजुअल जो अलग अलग टर्म में आप पी एवरेज को लिख सकते हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 में हम बता चुके हैं। अगर नहीं बताएं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सबको अलग अलग कर देंगे तो वी नॉट पे ये बार आ जाएगा और आई नॉट पे आ जाएगा। उसी तरह से साइन स्क्वायर ओमेगा टी और यहाँ से कॉस फाई। कांस्टेंट टर्म का जो एवरेज होता है वो सेम होता है। और उसके बाद आ जाएगा यहाँ से साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, इसका बार, और यहाँ से साइन फाई। इन सबका बार लगा दिए हैं। तो एक टर्म हम आपको बता चुके थे कि ये थोड़ा नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए ये कंप्लीट, ये एल है। अगर पूरे कंप्लीट साइकिल ले लेते हैं तो देखिए साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है, और उसी तरह से कोस ओमेगा टी का भी एवरेज वैल्यू 0 आता है। और साथ साथ इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो तो भी 0 आता है। कोस ओमेगा टी ये इसका एवरेज वैल्यू भी 0 आता है। और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जब साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू देखते हैं तो वो हाफ आता है। इसी तरह से कोस स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो भी हाफ ही आता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अगर चाहे तो आप वो तरीका पी एवरेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो उससे भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं क्योंकि हम ऐसे काम कर चुके हैं इससे पहले भी। तो चलिए यहाँ से देख रहे हैं जो वी नॉट है तो इसका तो एवरेज वैल्यू वी नॉट ही रहेगा, और ये आई नॉट का भी एवरेज वैल्यू आई नॉट ही रहेगा। लेकिन यहाँ से साइन स्क्वायर ओमेगा टी का देख रहे हैं तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है 1/2 है। वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/2। और ये कोस फाई, क्योंकि ये फाई जो है कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का जो एवरेज वैल्यू होता है वो सेम होता है, वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये कोस फाई आ जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी। यहाँ से देखिए साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी का वैल्यू 0 है, 0 इंटू ये टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का जो एवरेज आता है वो सेम आया जाएगा। तो आप देखिए ये टर्म तो ख़त्म हो गया, 0 हो जाएगा। और यहाँ से आ गया हम लोग का पी एवरेज जो आ गया है वो वी नॉट आई नॉट बाई 2 इंटू कॉस फाई। जहाँ पे हम लोग लिए थे फाई दोनों के बीच का पोटेंशियल और करंट के बीच का फेज डिफरेंस था फाई। तो इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, इसको वी नॉट बाय √2 इंटू आई नॉट बाय √2, ऐसे भी लिख सकते हैं। √2 इंटू √2 मिल करके 2 आ जाएगा, और ये कॉस फाई। अब यहाँ से देखिए कि इसको वी आर एम एस लिख सकते हैं, क्योंकि ये पीक वैल्यू बाय √2 और आई नॉट बाय √2 है, तो इसको वी आर एम एस, इसको आई आर एम एस लिख सकते हैं। तो चलिए पी एवरेज जो आ गया है वी आर एम एस और आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये एवरेज पावर आ गया। ये क्या है? एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए है, एवरेज पावर फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए एवरेज वोल्टेज जो होता है वो भी 0 होता है, आरएमएस वोल्टेज वो भी 0 होता है, लेकिन पावर एवरेज जो है 0 नहीं होती है। देख रही हैं पावर एवरेज जो है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। वी आर एम एस और आई आर एम एस दोनों कॉन्स्टेंट टर्म है, कि जनरली एक ऐसा कॉन्स्टेंट टर्म है जो जनरली डीसी करंट में जो करंट और वोल्टेज का वैल्यू होता है उसी से इक्विवेलेंट होता है ये कंप्लीट साइकिल के लिए। तो यहाँ पे 2 टर्म हमको देखने को मिला। जनरली आप इससे पहले जो पावर का फॉर्मूला देखे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वो P डायरेक्ट V इंटू आई देखे थे, यही देखे थे V इंटू आई। ये कहाँ देखे थे?
करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब क्या है कि दोनों कांस्टेंट था। जनरली ये डीसी सोर्स के लिए होता था, तो डीसी सोर्स के लिए जो होता है वो पोटेंशियल का वैल्यू सेम और करंट का वैल्यू भी सेम होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम एसी सोर्स के बारे में बात करते हैं तो पोटेंशियल भी चेंज करती है और करंट भी चेंज करता है। तो उनके वजह से जो आता है पी एवरेज, उसको वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कह सकते हैं, और ये cos फाई होता है। तो यहाँ पे एक जो टर्म है इसको कहते हैं एपरेंट पावर। इसको अगर एपरेंट पावर पूछ दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये एपरेंट पावर है। और ये टर्म जो cos फाई, इसको कहते हैं पावर फैक्टर, इसको पावर फैक्टर कहा जाता है। तो देखिए अगर यहाँ से हम ये है एक्चुअल पावर, इसको कहते हैं एक्चुअल पावर। तो एक्चुअल पावर को अगर निकालना है तो कहीं पे अगर आपको एपरेंट पावर दिया हुआ हो और पावर फैक्टर दिया हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से आ जाएगा एक्चुअल पावर आपको। अगर एक्चुअल पावर आपको दिया हुआ है, अगर एक्चुअल पावर क्वेश्चन में दिया हुआ है और एपरेंट निकालना है तो cos फाई से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये रहा टोटल एवरेज पावर, किस तरह से हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको देख लिए। अगर आप चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या है, ऐसे ही कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर आएगा तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टोटल पी एवरेज निकालने का तरीका हो गया है, इसको लिख लीजिए। अगर मान करके चलिए एग्ज़ाम में मेंशन नहीं रहे कि कौन सा पावर लेना है, तो उस समय आप एवरेज पावर ही लीजिए, कि जो एवरेज पावर है उसको ही लीजिए। अगर यहाँ से लिख देते हैं, अगर कहीं पे क्वेश्चन में या एग्ज़ाम में आपको मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा पावर लेना है, तो उस समय आप ये कर सकते हैं, लिख सकते हैं इफ़ नॉट मेंशन वी टेक पी एवरेज। अगर मेंशन नहीं किया रहेगा तो हम लोग को क्या लेना है, पी एवरेज वैल्यू लेना है। अगर कभी मेंशन नहीं किया जाता तो वोल्टेज और करंट कौन सा लेते हैं, तो उस समय हम लोग एवरेज करंट और वोल्टेज नहीं लेते हैं, उस समय हम लोग लेते हैं आरएमएस वोल्टेज एंड करंट। जब कंसिडर नहीं किया रहे कौन सा वोल्टेज कौन सा करंट लेना है, तो उस समय आरएमएस वोल्टेज और करंट लेंगे। लेकिन जब पावर में नहीं मेंशन रहेगा तो एवरेज पावर लेना है। तो ये बात आपको कभी एग्जाम में नहीं मिलेगा कि कौन सा पावर लेना है, एवरेज पावर लेना है या इंस्टेंटेनियस पावर लेना है या पीक पावर लेना है। तो उस समय आपको दिमाग में कुछ नहीं सोचना है, सीधा आप लिख सकते हैं पी एवरेज, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं कि आपका एपरेंट पावर भी है। अगर एपरेंट पावर पूछ दे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अगर पूछ दे एपरेंट पावर क्या है, एपरेंट पावर कह दे तो एपरेंट पावर इक्वल टू जनरली आप वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस लिख सकते हैं। ये एपरेंट पावर आ जाएगा। अगर इसी में पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल पावर आ जाएगा। तो यहाँ से देख लिया। तो अब जो है जनरली हम लोग इसको देख लिए हैं, थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर, तो इसको नोट कीजिए तब तक। तो नेक्स्ट हम लोग जो पावर फैक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले, तभी आप फार्मूला देख ली कि पी एवरेज जो होता है, पी एवरेज हुआ वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ये होता है पावर फैक्टर, इसको कहते हैं हम लोग पावर फैक्टर। अब ये पावर फैक्टर अलग अलग सर्किट के लिए देखते हैं कि किसके लिए कितना होता है, क्योंकि अब तक हम लोग सर्किट जो 5 तरह के पढ़ चुके हैं। प्योर इंडक्टिव पढ़ चुके हैं, प्योर रेसिस्टिव, प्योर कैपेसिटिव और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और रेसिस्टर यानी कि एल और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड सी। तो वो 5 तरह के सर्किट पढ़ लेंगे। तो 5 तरह के सर्किट में हम लोग यहाँ पे कॉस फाई जो सबके लिए अलग अलग डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये सबके लिए डिपेंड कर रहा है फेज डिफरेंस पे। यहाँ पे फेज फाई जो है वो फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट होता है। तो यहाँ से अलग अलग सर्किट के लिए हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक में लिख रहे हैं सर्किट, कि हम लोग 5 तरह के सर्किट पढ़े हैं तो 5 को डील कर लेंगे। और दूसरा यहाँ पे जगह दे देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड हम लोग फाई का वैल्यू देख लेंगे कितना फाई आता है। तो ये फाई है, तो ये होता है फेज डिफरेंस।
फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कॉस फाई का वैल्यू, जिसको पावर फैक्टर कहते हैं। इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कॉस फाई यही है पावर फैक्टर। जनरली हमको पावर फैक्टर ही देखना कि अलग अलग सर्किट के लिए कितना कितना होता है। तो यहाँ से पहला सर्किट जो हम लोग लेने वाले हैं वो रेसिस्टर लेने वाले हैं, क्योंकि जनरली आप लोग फर्स्ट देखे थे। तो पहला सर्किट मान लीजिए कि जो हम ये रेसिस्टर ले लिए। तो रेसिस्टर के अंदर अगर देखेंगे तो जो अगर करंट के डायरेक्शन मान करके चलिए ये है, तो पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में होती थी। इसमें पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में होता है। करंट और पोटेंशियल प्योरली रेसिस्टर के अंदर, क्योंकि प्योरली जब रेसिस्टर है तो उसमें करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं आई एंड वी आर इन सेम फेज। सेम फेज में होता है तो यहाँ से जो एंगल आ जाएगा फाई का वैल्यू वो 0 होता है। और यहाँ से कॉस फाई तो कॉस 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो पावर फैक्टर दिखाया गया है जो आर सिंपली रेसिस्टिव सर्किट है उसके लिए 1 आता है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर जनरली अगर देखेंगे तो पोटेंशियल और करंट दोनों के बीच में 90 का एंगल होता है। करंट पीछे चलता है और पोटेंशियल आगे चलता है, वो भी 90 डिग्री। ये π/2 से आगे चल रहा है। तो यहाँ पे फाई का वैल्यू जो होने वाला है वो हो जाएगा 90, या इसी को π/2 कह सकते हैं। cos 90 का वैल्यू आपको पता है वो 0 होता है। तो पावर फैक्टर जनरली देखें सिर्फ प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो वहाँ पे पावर फैक्टर 0 हो जाता है। और तीसरा हम लोग देख रहे हैं कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट के अंदर देखेंगे तो यहाँ भी पोटेंशियल और करंट में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। इस बार क्या होता है, करंट आगे चलती है। इस बार करंट आगे चलता है और पोटेंशियल पीछे रहता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल अब भी 90 डिग्री है। करंट और पोटेंशियल प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के अंदर जो होता है वो भी 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो आप जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो चाहे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट हो तो उसके लिए जो ये फाई का वैल्यू है वो 90 डिग्री आता है। अगर 90 डिग्री है तो पावर फैक्टर 0 होती है। तो ये देख लिए। उसके बाद हम लोग 2 सर्किट और पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LR और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ RC। तो इसको लिख लीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख लिए, चलिए। तो चौथा जो आ जाएगा वो LR, L और यहाँ से ये R, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LR है। तो इसके अंदर अगर हम देखे थे तो जनरली आप देखिए, अगर मान ले करंट ऐसे चल रहा है तो करंट इस तरफ चल रहा है तो पोटेंशियल जो रेसिस्टर के अंदर होती है ये मान ले कि पोटेंशियल इन रेसिस्टर, मतलब रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो VR को रिप्रेजेंट करते हैं, वो करंट के साथ होती है। लेकिन जब इंडक्टर के अंदर देखते हैं तो वो 90 डिग्री आगे होता है। ये 90 डिग्री आगे होता है। इसका नेट पोटेंशियल अगर हम देखेंगे, अगर इसका नेट पोटेंशियल देखेंगे तो नेट पोटेंशियल बीच में होता है और इनके बीच का एंगल जो होती है वो फाई। अब भी देखेंगे तो करंट जो 5 डिग्री, जैसे कि ये पोटेंशियल है और ये करंट है, तो करंट अब भी 5 पीछे चल रहा है क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ L और R सर्किट होता है। तो उस समय देखते हैं तो फाई एंगल, ये फाई जो है यही फेज डिफरेंस है। पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल और नेट करंट, नेट पोटेंशियल और नेट करंट के बीच का एंगल जो डिफरेंस है उसको फाई ही कर दिए, तो ये फाई है। और यहाँ से देखिए इसका cos फाई का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो cos फाई के लिए जनरली आप हम लोग इस तरह से VL और XL, जैसे VL और VR दे दी है तो इसके लिए एक
हम लोग ड्रॉ करते थे कि जो कैपेसिटिव सर्किट है, जैसे कि ये इंडक्टिव है, इंडक्टिव सर्किट की एक्सेल, तो जनरली जिस तरह से ये है तो एक्सेल इक्वल टू क्या होता है कि जैसे कि आप देखें कि यहाँ से जो वी एल है, वी एल को आई नॉट इंटू, अगर जनरली हम पीक वैल्यू के लिए बात कर रहे हैं तो ये होता है एक्सेल। तो यहाँ पे आई नॉट इंटू एक्सेल लग सकता है, और यहाँ पे अगर चाहेंगे तो आई नॉट इंटू आर लिख सकते हैं। तो आई नॉट को हटा सकते हैं तो सीधा यहाँ पे आर आ जाएगा और यहाँ पे एक्सेल। इन दोनों के बीच में जेड होता था जिसको जनरली हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जेड है तो इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो यहाँ से कोस फाई आप निकालना चाहें तो कोस फाई इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ये ट्रायंगल है तो एक्सेल को उठा करके यहाँ चिपका देते हैं। अभी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया है। तो कोस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो जाएगा, यही है लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ जो होगा आर होगा, तो यहाँ से आर बाय जेड कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर जो आ गया है आर बाय जेड है। और हम लोग पांचवा लेने वाले हैं आर सी सर्किट या सी आर सर्किट। तो ये सी और ये हुआ रेसिस्टर, और इसके अंदर हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल और करंट का। अगर मान लीजिए कि करंट इस तरह चल रही है, करंट ऐसे चल रहा है, तो रेसिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होती है वो करंट के साथ रहता है, ये पोटेंशियल अक्रॉस रेसिस्टर। और जो इंडक्टर, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होती है, पोटेंशियल जो कैपेसिटर के अक्रॉस होता है वो करंट से 90 डिग्री पीछे चलता है, तो उसको हम लोग नीचे बना देते हैं, ये पोटेंशियल इन कैपेसिटर। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और कहीं पे देखेंगे तो नेट पोटेंशियल जो होता है वो इस तरह से होता है, नेट पोटेंशियल कहीं बीच में होता है, और ये एंगल फाई है। तो यही फाई जो होता है फेज डिफरेंस। अगर देखेंगे फाई का वैल्यू जो इसमें है वो फेज डिफरेंस है, वो भी फाई आ जाएगा। और यहाँ से इन दोनों को हटाइए। अब देखिए इनकी वजह से अगर यहाँ से कोस फाई निकालना चाहेंगे तो देखिए कोस फाई अब भी आर बाय जेड ही आएगा। इस बार जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग एक्सी लिख सकते हैं, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते थे। तो अगर इस तरह से लिखना चाहेंगे तो करंट के डायरेक्शन में जो होता है वो रेसिस्टर, पोटेंशियल के अक्रॉस जो होगा वो कैपेसिटर के पोटेंशियल अक्रॉस, उसको लिख सकते हैं हम लोग एक्सी, और बीच में जो होता है वो जेड है, इसको नेट इम्पीडेंस कहते हैं जेड को। और ये फाई का वैल्यू अगर आप भी देखेंगे तो देखिए बेस बाय हाइपोटेनस, अगर इसको हम यहाँ पे उठा कर रख दें, ये एक्सी वहाँ चल जाएगा। तो बेस कौन सा है यहाँ पे आर, और हाइपोटेनस जो है ये है। तो यहाँ से आ गया है कोस फाई इक्वल टू आर बाय जेड। तो आप देख लिए हैं इसको, तो इसको मिटाइए। अब हम लोग पावर को इस तरह से लिख सकते हैं जनरली। अब पावर को जनरली जिस तरह से लिख रहे थे P इक्वल टू, इसके बाद इसके नीचे लिखना है, ये चार्ट के नीचे आप लोग लिखिएगा। तो VRMS इंटू IRMS है इंटू कोस फाई। कोस फाई के लिए हम R बाय जेड लिख देंगे। देखिए R बाय जेड सबके लिए बराबर होगा, ये सबके लिए सेम है, ये ऑलवेज ट्रू है। इसको प्रूफ कर देते हैं, इसको आप लोग तो तक पहुँच करके लिखिए। अब देखिए P एवरेज को हम लोग इस तरह से लिखे हैं, P एवरेज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू R बाय जेड। यहाँ पे कोस फाई था, वहाँ पे R बाय जेड लिख दिया है। तो देखिए कोस फाई को जो अभी जनरली हम लोग निकाले हैं, कोस फाई इक्वल टू R बाय जेड, ये ऑलवेज सही है, ये ऑलवेज चलो ये हमेशा सही होता है। अब देखिए जनरली हम लोग प्योरली रेसिस्टिव सर्किट जब ले रहे थे तो प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर आता है वो 1 आता है। जैसे कि प्योरली रेसिस्टिव था, जैसे कोस फाई इक्वल टू, अगर ये सिर्फ रेसिस्टर के लिए कर रहे हैं तो पावर फैक्टर 1 आता है। अब यहाँ पे देखिए जनरली जो जेड का वैल्यू होता है, जेड जो होता है अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इंडक्टर के लिए हो चाहे अगर किसी तरह के लिए, जैसे जनरली आप बात करेंगे जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एल आर सी पढ़ेंगे तो उस समय जो है सो जेड का वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्सएल माइनस एक्सी या एक्सी माइनस एक्सएल होता है। तो डिफरेंस दोनों के बीच का और स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये तो है नहीं, तो आर का वैल्यू जो हो जाएगा वो अंडर रूट आर स्क्वायर है, तो जनरली जेड इक्वल टू आर ही आ जाता है, जेड इक्वल टू आर है। तो यहाँ से पावर फैक्टर निकालेंगे, आर बाय आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग इंडक्टर के लिए निकालें, प्योरली इंडक्टिव के लिए
इंडक्टिव के लिए निकालते हैं, तो इंडक्टिव के अंदर रेसिस्टेंस 0 होता है। तो अगर इसके लिए cos फाई देखेंगे तो R बाय जेड, तो R तो 0 हो जाएगा और वहाँ पे Z की जगह सिर्फ XL आ जाएगा। उसी तरह से इंडक्टिव के लिए देखें, कैपेसिटिव के लिए देखेंगे, कैपेसिटिव के लिए तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है कि सिर्फ XC होता है, जनरली XC होता है, और XC का वैल्यू जानते हो 1/C ओमेगा। तो यहाँ भी cos फाई का वैल्यू देखेंगे तो cos फाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो 0/XC आ जाएगा, तो ये भी 0 है। आप देख लिए कि तो चलिए हम लोग इस पावर को जो है सो किसी और फॉर्मेट में लेके देखते हैं। जैसे कि अगर हम इसको प्योरली करंट के फॉर्मेट में रखें, ऐसे VRMS को हटा करके सिर्फ IRMS रखेंगे तब क्या होगा। तो जनरली आप इस तरह से पढ़ चुके हैं कि V0 = I0 इंटू Z। जनरली आप देखे थे कि V = I इंटू R होता है, लेकिन यहाँ पे नेट रेसिस्टेंस जो होता है उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर √2 से डिवाइड कर दे और इसको भी √2 से डिवाइड कर दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आ जाएगा VRMS = IRMS इंटू Z है। अगर हम V को हटाना चाहेंगे, सिर्फ करंट को रखना चाहेंगे, तो देखिए ये V को हटा करके करंट रखना चाहेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा IRMS इंटू Z, और ये IRMS इंटू R/Z है। तो Z कैंसिल हो जाएगा। तो P एवरेज अगर चाहेंगे तो ये फॉर्मूला सिर्फ करंट के टर्म में, तो आ जाएगा ये IRMS स्क्वायर इंटू R। जनरली अगर करंट जो होती है, अगर किसी रेसिस्टर के क्रॉस अगर देखा जाए तो नेट पावर जो लॉस होती है वो कुछ इस तरह से I² इंटू R होता था, तो ऐसे I² इंटू R आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिर्फ पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहें, अगर पोटेंशियल टर्म में लिखेंगे तो देखिए, तो करंट को हटाएंगे तो V0/Z आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग I को हटा करके V0 यहाँ पे Z लिख देंगे। तो चलिए देखिए VRMS डिवाइड बाय Z इंटू R/Z आ जाएगा। तो P एवरेज को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, VRMS स्क्वायर डिवाइड बाय इंटू R/Z स्क्वायर, Z इंटू Z कितना हो जाएगा, Z स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। जिस तरह से आप लोग देखे थे कि V²/R होता है, तो यहाँ पे VRMS का स्क्वायर इंटू R/Z स्क्वायर आ जाता है। तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जो डायरेक्ट पावर देखे थे, डायरेक्ट करंट के अंदर पावर, और यहाँ पे जो AC करंट के अंदर पावर देखे हैं। तो जनरली मोस्ट पॉपुलर तो ये है मोस्ट पॉपुलर। आप स्टार लगा दिए, उसके बाद आप चाहें तो स्टार में भी रख सकते हैं याद, उसके बाद स्टार में भी रख सकते हैं। तो आप लोग एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ जिसको चौक कॉइल कहते हैं, उसको देख लेते हैं। तो पावर के बारे में आप समझ चुके कि P एवरेज = VRMS इंटू IRMS इंटू R/Z होता है, क्योंकि जनरली cos फाई भी कहेंगे तो सही है। इतना नोट कीजिए, हम लोग चौक कॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक चौक कॉइल है, उसको देखते हैं। चौक कॉइल ये क्या होता है, इसको समझते हैं कि चौक कॉइल की ज़रूरत क्यों पड़ी। जनरली अगर देखा जाए तो AC सप्लाई जो हमारे घरों में आती है, हाउस होल्ड सप्लाई होती है, वो 220 वोल्ट का होता है। लेकिन कुछ डिवाइसेस जैसे कि ट्यूबलाइट के बारे में बात करेंगे तो ये 220 वोल्टेज पे ये काम नहीं कर सकता, उतना में ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या डिफ्यूज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या है कि एक अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसका वोल्टेज कम कर सके, और वो वोल्टेज कम करने के लिए हम लोग चौक कॉइल का इस्तेमाल करेंगे। तभी देखिए सारा बात जो है सो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो कुछ इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ से लिखते हैं, एट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया, अगर अपने इंडिया के बारे में बात करें, इंडिया हाउस होल्ड सप्लाई जो होती है, हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई इज 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज होता है। इतना ही आता है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो 220 वोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि उतना सहन नहीं कर पाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, बट
सम डिवाइसेस, जैसे कि ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर हम 220 वोल्ट डायरेक्ट अगर अप्लाई कर देंगे तो वो फ्यूज कर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सम डिवाइसेस लाइक ट्यूबलाइट कांट स्टैंड, मतलब इतना पावर को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इतना पावर ये सह नहीं पाएगा। कांट स्टैंड सच हाई वोल्टेज, ये इतना हाई वोल्टेज को जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे मान के चलिए हम एक ट्यूबलाइट बनाते हैं यहाँ से, ये मान लिए कि ये अपना ट्यूबलाइट है और इसके अंदर अगर हम पावर सप्लाई करेंगे तो पावर सप्लाई अगर 220 वोल्ट कर देंगे तो 220 वोल्ट सप्लाई करने के बाद ये ट्यूबलाइट बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर का जो फ्यूल है वो मरकरी है वो बर्बाद हो जाएगा, यानी कि जल नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या चाहिए, पावर को कम करना है। तो पावर कम करने का एक तरीका तो अपने पास क्या है कि यहाँ पे एक हैवी रेसिस्टेंस कनेक्ट कर दें। कि रेसिस्टेंस को अगर कनेक्ट करेंगे तो कुछ पावर इसमें चले जाएगा और कुछ पावर इसके अंदर, क्योंकि आप जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होती है वो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ पोटेंशियल इसमें आएगा कुछ इसमें आ जाएगा। इतना बात जानते हैं। ये हैवी रेसिस्टेंस, ये जो है जनरली हैवी है। यहाँ से लिख सकते हैं टू रिड्यूस वोल्टेज तो ट्यूबलाइट के लिए जो होता है उसको हटाने के लिए हम लोग एक हैवी रेसिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। तो ट्यूबलाइट वी कनेक्ट हैवी रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ ट्यूबलाइट, इन सीरीज विथ ट्यूबलाइट। अपने पास ऑप्शन है कि इसके अक्रॉस हम लोग एक हैवी रेसिस्टेंस को लगा देंगे तो इसके अंदर का जो पावर है या पोटेंशियल है वो कम हो जाएगा। अगर कम हो जाएगा तो ये काम करेगा, लेकिन इसके साथ क्या है कि ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लगाए हैं पावर सब, ये रेसिस्टेंस कुछ पावर को वेस्ट कर देता है। ये कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा पावर को वेस्ट कर देता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बट, क्योंकि हमें बिजली बचाना होता है। ऐसा नहीं कि ट्यूबलाइट हम लोग 20 वाट का जला रहे हैं और उसके अंदर से 200 वाट जो बिजली खर्च हो रही है, तो वैसा भी नहीं चाहिए। क्योंकि रेसिस्टेंस अगर हम लगा देंगे, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वायर लगा दिया नाइक्रोम का वायर जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हैवी होता है, तो उससे तो मैनेज अपना काम बन जाएगा। लेकिन काम बनने के साथ साथ क्या कि अभी भी बिजली उतनी खपत होगी, तो बिजली को भी कम खपत करना है, तभी तो ट्यूबलाइट लोग लगाता है। नहीं तो आप वो लाल वाला बॉल अगर देखे थे तो पहले क्या है कि वो जो है सो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है या एनर्जी बर्बाद करता है। लेकिन अब उसके जगह पे ट्यूबलाइट या एलईडी बल्ब जो आ चुका है, ये सब बहुत ही कम पावर सप्लाई करने के बाद ही वो ज़्यादा रोशनी दे देता हम लोगों को। बट रेसिस्टेंस वेस्ट टू मच पावर, ये बहुत ही ज़्यादा पावर वेस्ट करता है, टू मच पावर। अब इसलिए ऐसा करता है कि अगर पावर का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे तो पी एवरेज पावर, जनरली एवरेज पावर को देखेंगे तो होता था VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब ये cos फाई का जो होता है अगर रेसिस्टर करंट कर देगा, यानी कि प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर, तो cos फाई का वैल्यू जो होता है वो 1 हो जाता है। देखिए यहाँ से पावर फैक्टर जो होती है वो cos फाई ये 1 होता है। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के अंदर देखे थे कि जो आप देखिए ये cos फाई का वैल्यू किस तरह निकालते हैं, R/Z से। तो Z भी R के बराबर ही होता है, क्योंकि जनरली सिर्फ एक ही रेसिस्टर है। तो Z इक्वल टू √R², फिर अंडर रूट करेंगे तो वो Z इक्वल टू R ही आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसको हटा करके हम लोग 1 लिख सकते हैं, इसको हटा करके 1 लिख सकते हैं। अब इतना ज़्यादा पावर ये बर्बाद कर रहा है तो हम इस क्या कर सकते हैं कि VRMS IRMS को बदल तो नहीं सकते हैं, पावर फैक्टर को घटा सकते हैं।
पावर फैक्टर को घटाने का हमारे पास तरीका था कि प्योरली अगर इंडक्टिव सर्किट था तो उसके अंदर पावर लॉस जो होगी वो पावर फैक्टर उसका 0 होता है तो सर, लेकिन प्योरली इंडक्टिव सर्किट जो है सो मार्केट में मिलता नहीं है। अगर कोई भी वायर है तो उसका कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होता ही है। इंडक्टर के अंदर क्या होता है, कॉइल को ही उसको लपेटा जाता है। अगर मान के चलिए सिलेंड्रिकल पीस ले ली, उसके ऊपर अगर लपेट देते तो वही बन जाता है एक इंडक्टर की तरह। सोलेनॉइड बनेगा, सोलेनॉइड के अंदर करंट, वेरिएबल करंट भेजेंगे तो वो इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं टू सॉल्व, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कनेक्ट करते हैं चोक कॉइल। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब यहाँ से चोक कॉइल आ चुका है प्रॉब्लम। वी कनेक्ट चोक कॉइल। यहाँ से अब जो रेसिस्टर जो कनेक्ट कर रहे थे उसको हटा करके चोक कॉइल कनेक्ट कर देंगे। अब इसका काम क्या है कि ये वोल्टेज को भी कम कर देगा और एनर्जी भी बर्बाद नहीं करेगा। और अगर देखिएगा ट्यूबलाइट के अंदर जो होता है वो चोक कॉइल ही लगा होता है। तो आप ये चोक कॉइल क्या है इसके बारे में समझते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए है, तो इसको नोट कीजिए। आप देखते हैं चोक कॉइल, यही चोक कॉइल का हम लोगों को समझना है। चोक कॉइल, अगर चोक कॉइल को देखेंगे तो ये कुछ नहीं है, सिंपली एक LR कॉम्बिनेशन है। इट इज अ सिंपल सीरीज LR कॉम्बिनेशन, ये पढ़ चुके हैं। सीरीज LR कॉम्बिनेशन, ये सिंपली सीरीज LR कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ से हम लोग जो ट्यूबलाइट देखे थे, तो ये अपना ट्यूबलाइट रहा, मान लिए कि ये ट्यूबलाइट है, इसके अंदर से हम लोग करंट भेज रहे हैं। और यहाँ पे एक स्मॉल रेसिस्टर, ये रेसिस्टर जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये स्मॉल इसलिए होता है कि आप दिखाएंगे पावर को लॉस कम करना है, तो ये जनरली अलग से भी दिखा दें, कभी कभी दिखाया, जैसे ऐसे हम देखेंगे आप, तो वो रेसिस्टर को दिखाया भी नहीं, प्योर इंडक्टर ही ले लिया गया है। प्योर इंडक्टर तो मिलता नहीं, इसलिए क्या है कि जो LR सर्किट होता है उसी को हम लोग, जैसे कि ये हुआ, ये रेसिस्टर है और ये इंडक्टर है, तो इसी को चोक कॉइल कहा जाता है। इसको यही है चोक कॉइल। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे अब पावर जो हमारा लॉस हो रहा था, तो पावर देखेंगे जो P एवरेज VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई है। तो ये पावर लॉस है। तो पावर लॉस को हम लोग ख़त्म करने के लिए करेंगे इसको मिनिमाइज। तो cos फाई का वैल्यू आप देख चुके हैं कि cos फाई R/Z होता है, R/Z है। जहाँ पे Z को अगर देखेंगे तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, LR कॉम्बिनेशन। तो LR कॉम्बिनेशन में Z जो होती है वो होता है √ R² प्लस XL²। यहाँ पे XL के बारे में जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो चलिए यहाँ से लिख सकते हैं cos फाई इक्वल टू R/√, XL² इंटू R²। अगर पावर फैक्टर को अगर जैसे कि मान के चलिए, इसको पहले ऐसे ही लिख देते हैं R/Z, आप भी लिखते हैं R इक्वल टू √XL² जोड़ XL² प्लस R²। देख लिए। तो अब हमको पावर फैक्टर को लॉस कम करना है, तो इसके लिए क्या, रेसिस्टर बहुत कम होना चाहिए और Z का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं फॉर मिनिमम पावर लॉस, मिनिमम पावर लॉस Z should be high and R should be small।
अब आर स्मॉल आ गया तो जेड का वैल्यू देखेंगे, तो जेड का वैल्यू जो आएगा वो अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्मॉल है तो ज़्यादा से ज़्यादा एल ही होना चाहिए, यानी कि सारा जो अगर देख रहे हैं तो वो इंडक्टर के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि सारा जो लोड आ रहा है वो इंडक्टर के ऊपर ही। यहाँ से सो एक्सएल कैसा होना चाहिए, ये लार्ज होना चाहिए। अगर एक्सएल लार्ज है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सएल, सो यहाँ से लिख सकते हैं सो एक्सएल वेरी वेरी लार्जर देन आर, ज़्यादा होना चाहिए। तो कॉस फाई का अगर वैल्यू देख लेंगे हम लोग यहाँ से, तो कॉस फाई का वैल्यू ये फॉर्मूला लिखते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, आर डिवाइड बाय अंडर रूट ऊपर नीचे, चलिए अभी एक स्टेप रहने देते हैं, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आर को रूट के अंदर भेजेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं 1 डिवाइड बाय अंडर रूट एक्सएल बाय आर स्क्वायर, प्लस ये 1 आ जाएगा, आर डिवाइड बाय आर, ये 1 ही आ जाएगा। तो देखिए एक्सएल तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बड़ा है और आर जो छोटा है, तो बड़े टर्म में बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करते तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर बड़ा आने की वजह से ये टर्म इन्फिनिटी को टेंस करेगा, इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1/∞ इक्वल टू लगभग 0 होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो cos फाई आएगा वो टेंस टू 0 आता है, cos फाई टेंस टू 0। इतना को लिखिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा इसको इलाबोरेट करते हैं। ये नीचे वाला देख लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि जो हम लोग का पावर सप्लाई पावर लॉस आ रहा है वो बहुत कम है। सो cos फाई नियरली 0 होता है। ये अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो इन प्रैक्टिकल लाइफ या प्रैक्टिकली cos फाई का वैल्यू जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, इज वेरी स्मॉल। 0 तो नहीं होती है, ये बहुत ही स्मॉल होता है। अगर आइडियल मिल जाए तो आइडियल मिलने के बाद जो होता है वहाँ पे रेसिस्टर का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो एक्सएल बाय 0 तो इन्फिनिटी आ जाएगा, 1/∞ इक्वल टू सीधा ये 0 ही आ जाएगा लगभग, तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन आप देख चुके हैं कि जो चोक कॉइल का इस्तेमाल जो कि उसमें क्या हुआ कि पावर लॉस भी नहीं हुआ, ये हुआ मिनिमम, मतलब ये बहुत ज़्यादा कम होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो चोक कॉइल से जनरली होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है आर और एल सर्किट का। तो आप देख लिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये अपना ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट के अंदर जो वोल्टेज भी कम हो जाएगा और ये सही सही वर्क करेगा और पावर लॉस भी नहीं हुआ है। तो कम पावर लॉस के साथ साथ जो है सो हम लोग ट्यूबलाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चोक कॉइल का इस्तेमाल देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।